नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आर्यन खान को बचाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिवसेना नेता। एनसीबी की कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा आर्यन के मौलिक अधिकारों का हो रहा है हनन। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के खिलाफ अमित शाह की 6 घंटे चली बैठक। पीएम मोदी से भी हुई मुलाकात, बनाई गई नई रणनीति। किसान आंदोलन में पड़ी फूट, टिकैत गैंग और निहंग सिख के बीच भारी मतभेद। 27 अक्टूबर को बुलाई महापंचायत, जिसमें होगा बड़ा फैसला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने आरोपियों पर की गिरफ्तारी की मांग। 23 अक्टूबर को 150 देशों में इस्कॉन के भक्त करेंगे प्रदर्शन। पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने बढ़ाई इमरान खान की टेंशन। आईएसआई प्रमुख फैज हमीद को हटाने की मांग कर रहे थे। सबसे पहले बात आर्यन खान के समर्थन में उतरी शिवसेना पर। ड्रग्स पार्टी करते रंगे हाथों पकड़े गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समर्थन में अघाड़ी गैंग मैदान में उतर आई है। अब शिवसेना नेता आर्यन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्यन खान के समर्थन में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में आरोपियों को मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए आर्यन को राहत देने की बात कही गई है। किशोर तिवारी ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की भी मांग की है और यह भी कहा है कि ड्रग्स मामले में एनसीबी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। याचिका में इस मामले की न्यायिक जांच कराने की भी मांग की गई है। डॉक्टर साहब, अब आर्यन के समर्थन में शिवसेना नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, आखिर क्यों? देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शाहरुख खान को बचाने के लिए पूरी की पूरी अघाड़ी सरकारी सामने आ गई है। अब ये देखिए, बहुत ही चालाकी से ये बात कही जा रही है कि भाई आर्यन खान और उसके साथ जो लोग हैं उनके मानवाधिकार का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का जो है वो हनन हो रहा है। अच्छा ठीक है, अगर इसके लिए अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो क्या करना चाहिए? रिट पिटिशन डालना चाहिए। लेकिन ये रिट पिटिशन नहीं डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वतः इस पर संज्ञान ले। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट स्वतः इसकी संज्ञान लेती है तो इमीडिएटली ये कह दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये मोहर लग गया कि शाहरुख खान के खिलाफ एक वेंडेटा के तहत एक बदले की कार्रवाई की जा रही है। अब ये क्यों करना चाह रहे हैं? शाहरुख खान के बहाने वो क्या करना चाह रहे हैं कि जो अचानक से नवाब मलिक हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सारी एजेंसियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो इसलिए कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार की जो जितनी भी एजेंसियां जो महाराष्ट्र में अपना गतिविधि कर रही है, चाहे वो वसूली गैंग का मसला हो, चाहे वो इनकम टैक्स का मसला हो, चाहे वो अनिल देशमुख, अनिल परब और पता नहीं सरनायक के खिलाफ बहुत सारे और केसेस खुले हुए हैं, उसका पूरा माने भरा हुआ इस तरह के केसेस जिसके ऊपर सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही हैं। और ये शाहरुख खान का मसला आ गया। तो इन सारी कार्रवाई को वहाँ के राजनेता, वहाँ की सरकार, शिवसेना और एनसीपी, शरद पवार ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि चूंकि बीजेपी वहाँ पे सरकार नहीं बना पा रही, सरकार गिरा नहीं पा रही, इसलिए एक वेंडेटा के तहत जो ये सारा काम हो रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि कुछ दिन पहले शरद पवार के परिवार के से जुड़ी हुई कंपनियों के 70 जगहों पे छापेमारी की गई। अब ये छापेमारी हो रही है तो ये सारी चीज़ें एक लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर जा रही हैं कि वसूली होती थी, किसके लिए होती थी। ये सारी की सारी पूरी की सरकार ही पूरी जो है बदनाम होने वाली है। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो आप किस तरीके से काउंटर करेंगे? तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए शाहरुख खान का बहाना लेकर के, ये कहने के लिए कि जो केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो वहाँ पे गलत काम कर रही हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के केसेस में जो है हस्तक्षेप करेगा। और मुझे लगता है कि वापस इनको वही रास्ते अपनाने पड़ेंगे जो नवाब मलिक कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अफवाह फैलाइए और टारगेट कीजिए ईमानदार अधिकारियों को, जैसे समीर वांगखेड़े को इन लोगों ने टारगेट किया है। जी डॉक्टर साहब,
दूसरी खबर जम्मू कश्मीर के लिए शाह के एक्शन पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर हाई लेवल मीटिंग के बाद आज पीएम मोदी से मुलाकात की। ये बैठक काफी अहम थी। इस बैठक में कश्मीर और सुरक्षा के मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ 6 घंटे लंबी बैठक की। इस दौरान उन्होंने तमाम एजेंसियों को छोटी से छोटी इनपुट पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और टारगेट किलिंग कर रहे आतंकियों के सफाई का प्लान तैयार किया था। डॉक्टर साहब, अमित शाह ने 6 घंटे की एक लंबी मीटिंग की, फिर पीएम मोदी के साथ मुलाकात की, तो क्या ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी रणनीति बनाई जा रही है आतंकियों के खिलाफ? आप बिल्कुल कह सकती हैं कि कोई बड़ी रणनीति ही नहीं, बड़ा एक्शन होने वाला है। और बड़ा एक्शन ये कश्मीर में होगा, बॉर्डर के ऊपर होगा और पाकिस्तान को फिर से सबक सिखाया जाएगा। ये क्यों हो रहा है इसको भी समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ये कभी नहीं चाहेंगे कि इतिहास में उनका नाम उस प्रधानमंत्रियों के लिस्ट में शामिल हो जिसके बारे में ये कहा जाए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को काटा जा रहा था, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और सरकार ने कुछ काम नहीं किया। जिस तरह से कश्मीरियों को कश्मीर से भगाया गया, हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को, और उस समय की सरकार नपुंसक बनकर के सब कुछ तमाशा देखती रही और मीडिया वाले ने भी वो रोल अदा किया था कि वो खबर को वहाँ पे बिल्कुल जो मेन लाइन मीडिया है उसको वो बाकायदा बाईपास कर दिया, उसको दिखाया नहीं। आज के ज़माने में खबरों को तो रोका नहीं जा सकता, सोशल मीडिया में सारी जानकारियाँ आ जाती है और सरकार ये नहीं चाहती है कि जिस तरीके से वहाँ से हिंदू भाग रहे हैं कश्मीर से वो भागे। इसलिए 2 चीज़ें जो आगे आने वाले दिनों में हो सकती हैं। पहला ये कि जो चुन चुन के जो कश्मीर के अंदर ये पाकिस्तान के जो दलाल छिपे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो भटके हुए यूथ हों जो गन उठा करके तमाशा कर रहे हैं, उनको बिल्कुल ही ख़त्म किया जाएगा, उनको एलिमिनेट किया जाएगा। और दूसरा, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के द्वारा हो रही हैं तो पाकिस्तान के नस को दबाया जाएगा ऐसी जगह जहां उसे काफ़ी दर्द होगा। तो ये ऐसा लग रहा है क्योंकि इसके संकेत उस चीज़ से भी मिलते हैं कि आज थल सेना अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे बॉर्डर पे। मतलब बॉर्डर पे भी कार्रवाई होगी, बॉर्डर के अंदर और बॉर्डर के बाहर, बॉर्डर पे तीनों जगह एक्शन की संभावना है। जी, अगली खबर टिकैत को लगे बड़े झटके पर। सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या के बाद टिकैत गैंग और निहंग सिखों के बीच दरार पड़ गई है। किसान मोर्चा ने निहंग सिखों को आंदोलन से अलग करने का मन बना लिया है, जिसके बाद निहंग जत्थेबंदियों ने 27 अक्टूबर को सिंघू बॉर्डर पर ही महापंचायत बुलाई है। इस बैठक में जनमत संग्रह के आधार पर फैसला लिया जाएगा कि वो इन किसानों के प्रदर्शन से वापस जाएंगे या नहीं। इसमें निहंगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर भी मंथन किया जाएगा। डॉक्टर साहब, अब निहंग सिख भी फर्जी किसान आंदोलन और राकेश टिकैत का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये साथ छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे ये तो अलग कहानी है, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जिस निर्ममता के साथ जो तालिबानी स्टाइल में एक दलित की हत्या की गई, उसके बाद ये किसान मोर्चा वाले, ये संयुक्त किसान मोर्चा, ये तथाकथित ये सारे पॉलिटिशियन जिनके जमानत जब्त होते हैं जब ये चुनाव लड़ते हैं, ये सारे ब्लैकमेलर्स, इन लोगों ने ये किया कि ये मसला ख़राब हो गया। अब निहंग सिखों को साथ में नहीं रखा जाए। भाई वो 9 महीनों से तुम्हारे साथ हैं, आप कह रहे हो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब 26 जनवरी को ये लोग दिल्ली के अंदर घुस रहे थे तो आपको याद होगा निहंग सिख ही थे जो सबसे पहले पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे सबको। उस समय तो बड़ा अच्छा लग रहा था निहंग सिख, वो घोड़े पे घुस रहे थे दिल्ली, तो उस समय तो ये बड़े अच्छे थे। और अभी जब ये हादसा हो गया है तो आप कह रहे हो कि भाई आप यहां से जाओ। निहंग सिखों ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे। और ये जनमत संग्रह क्या होता है? भीड़ में कोई फैसला होता है? आप महापंचायत आपने देखा नहीं किस तरीके से ये टिकैत अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को इकट्ठा करता है आरएलडी के और कहता है मैं महापंचायत है। तो उसी तरह के सारे तमाम जो निहंग सिखों के साथ ये खालिस्तानी और उस तरह के एलिमेंट्स भी उस महापंचायत में होंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग कहेंगे कि भाई हम इसको छोड़ देंगे। ये उल्टा
ये किसान नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, इस संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ बयान होगा, उनकी निंदा की जाएगी और ये कहेंगे कि यह आंदोलन हमारा है और बाकी फिर आपस में ही ये लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी डॉक्टर साहब, अब बात बांग्लादेश मामले पर। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी संगठनों का तांडव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इन जिहादियों ने पूजा मंडपों में तोड़फोड़ की, फिर इस्कॉन के मंदिरों को निशाना बनाया और अब हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ कई देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। भारत में भी कई जगहों पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद, RSS, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस्कॉन ने 23 अक्टूबर को 150 देशों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश में हिंदुओं को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है तो सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार कैसे करेगी? सरकार के पास कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि हिंदुस्तान की सरकार बांग्लादेश के ऊपर ये कहे कि आप इस तरह से कार्रवाई करें। अलग अलग देश है, वो लोग अलग एक सेवरन नेशन है, इसलिए वहाँ की सरकार अपने नियम कानून, अपनी सुविधा के मुताबिक वो एक्शन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। भैया आप बांग्लादेश में तो कह रहे हो कि भैया आप एक्शन लेने के लिए आप सारा कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में होता है तब तो कोई इस तरह की बात नहीं कोई बोलता। अफगानिस्तान में सिखों के साथ हुआ, तालिबान ने किया, तब तो कोई कुछ नहीं कहा। मूल बात समझने की क्या है? मूल बात यही है कि जो इस्लामिक सोसाइटी है वो धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस बात को बोलने में मुझे ज़रा सा भी झिझक नहीं है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कल बंगाल में होगा, ये कल बिहार में होगा, यूपी में होगा, यह हर जगह होगा। इस साइकी को समझने की आवश्यकता है। इस पूरे खित्ते में सेकुलरिज्म का, गंगा जमनी तहजीब का ठेका सिर्फ हिंदुओं के पास नहीं हो सकता। कहां है मदनी? कहां है वो तमाम मुस्लिम रहनुमा? छोटी सी घटना पे बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहां है वो? वैसे शाहरुख खान के बेटे के ऊपर भाषण देने में आपके पास समय है? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, मुंह में दही जम गई है लोगों की। तो जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो उसके समर्थन में खड़े हैं, यही मानना चाहिए। कश्मीर से हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा करके, मार मार करके भगाया गया 91 में। उस वक्त भी मीडिया ने कोई आवाज नहीं उठाई, किसी कोई लीडर सामने आकर के नहीं बोला। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि एक टैसिट सपोर्ट है इस तरह के एक्ट्स को। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके साथ सरकार डिप्लोमेटिक स्तर पे जो काम करना है वो कर ही रही है। वहाँ की सरकार फिर भी बहुत कुछ अलग होकर के कर रही है। लोगों को FIR कर रही है, पनिश कर रही है, बंद कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में तो हुआ सब कुछ, कोई एक्शन तो नहीं हुआ। कल इसी तरह के मानसिकता वाले, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले लोग जिन जिन राज्य में होंगे वहां यही बांग्लादेश की तरह हिंदुओं के साथ अपमानित किया जाएगा हिंदुओं को, और हम मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे। जी, आखिरी खबर इमरान खान की बढ़ती टेंशन पर है। पाकिस्तान में विपक्षी दलों की अजीब मांग ने इमरान खान को मुसीबत में डाल दिया है। दरअसल विपक्षी दलों ने मांग की है कि देश की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने एक रैली में फैज हमीद इस्तीफा दो के नारे भी लगाए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में विपक्ष क्यों फैज हमीद के इस्तीफे की मांग कर रहा है और इससे इमरान की टेंशन क्यों बढ़ सकती है? देखिए, वहाँ पे जो ISI का चीफ होता है वो मिलिट्री का आदमी होता है। हिंदुस्तान में मिलिट्री इंटेलिजेंस अलग है, IB अलग है। पाकिस्तान में ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस है और वो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल सारा कुछ वो देखता है। बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है।
हिंदुस्तान में बंटवारा है। जी। विदेशी खुफिया एजेंसी जो हिंदुस्तान में जो उसमें ऑपरेट करती है वो रॉ है, इंटरनल वो आईबी है, मिलिट्री का अलग है, स्टेट्स का अलग सीआईडी है, जी। तो अलग अलग वो, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति अलग है। तो वहाँ ये हुआ कि वहाँ की आर्मी ने ये तय किया कि अब इसका समय पूरा हो गया, इसको जाना चाहिए। जी। आर्मी ने फैसला लिया, लेकिन ये फाइनल अथॉरिटी जो है वो प्रधानमंत्री के कार्यालय से ही होगा। अब आईएसआई का चीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स होता है, उसके पास सारी जानकारियां होती हैं, और इमरान खान ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का मसला फंसा हुआ है, इसलिए इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो आर्मी कह रही है, आर्मी ने फैसला ले लिया कि भाई इसको, 3 लोगों के नाम थे, उसमें से एक को फाइनल कर दिया गया, और इमरान खान कह रहे हैं कि नहीं अभी इसको चलने दो। इसलिए विपक्ष को मौका मिल गया भाई आर्मी के साथ खड़े होने का। वो दबाव डाल रहे हैं, वो आर्मी के इशारे पे ही ये सारा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है। अगर आर्मी चाहेगा कि भाई वहाँ प्रोटेस्ट नहीं, तो वहाँ प्रोटेस्ट नहीं होगा। कोई डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी का ढकोसला है वहाँ पे। और इमरान खान क्यों नहीं बदल रहे हैं, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि उनकी जो बेगम है, बुशरा बेगम, उन्होंने कह दिया कि दिसंबर तक कोई भी तब्दीली मत करना, दिसंबर तक कहीं विदेश यात्रा में मत जाना। बुशरा बेगम वो जादू टोना करती है, और ये सब बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। आप पाकिस्तान के बहुत सीरियस जो जर्नलिस्ट हैं वो लोग इस चीज़ को टेलीविज़न पे बता रहे हैं कि बुशरा बेगम की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा रीज़न जो मुझे ज़्यादा टेक्निकल समझ में आता है वो ये कि आईएसआई चीफ के पास सारी जानकारियां होती हैं, और अगर आईएसआई चीफ के साथ इमरान खान का अच्छा कोऑर्डिनेशन अभी तक रहा है और उसको बदला जाएगा, नया शख्स कोई आ जाएगा, तो वो शुरुआत हो जाएगी किस चीज़ की, तख्ता पलट की, इमरान खान और आर्मी के बीच टेंशन की। और इसलिए इमरान खान का जो अभी हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा तेज हो गया है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।